अभी थोड़ी देर पहले कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन प्रोफेसर और कौन डॉक्टर। अब मैं एक मौसीकार को यहाँ दावत देने जा रही हूँ, लेकिन नई तहकीक ये कहती है कि अब मौसीकी से भी इलाज होती है। बकौल तिलावत निगार एक मुहक्किक नई तहकीक फरमाती है आज, फ़न मौसीकी से भी मुमकिन है दुनिया में इलाज। क्या ज़रूरी है कि पेचिश की दवा हो इस फगोल, अदविया तो और भी हैं बीन बाजा बैंड ढोल, और इस तरह नुस्खा लिखेगा चारा साज़े नब्ज़ भी, दादरा 10 मरतबा तो ढूंढ लिया एक भैरवी। तो जो मौसीकार अब यहाँ आ रहे हैं, जो म्यूजिशियन यहाँ आ रहे हैं, उनका पहला इश्क ये मौसीकी है, लेकिन उसके अलावा भी उनके बहुत से जौहर हैं जो आपने टेलीविज़न पे अदाकारी के और फनकारी के देखते रहे हैं। आंगन टेढ़ा में भाईजान चौधरी से कौन वाकिफ़ नहीं, सच कप, और ऐसे बहुत से प्रोग्राम टेलीविज़न पे आपने उनके देखे। एक जाना पहचाना चेहरा, बड़े खुश मिजाज हैं, खुश अंदाज, खुशगुलू, और आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं अपनी यादें फैज़ अहमद फैज़ के साथ शेयर करने के लिए जनाब अरशद महमूद। अरशद महमूद के साथ रहेगी फैज़ साहब की दुख्तर होने के साथ साथ उनकी एक अपनी भी शनाख्त है। राइटर हैं, मुसव्वरा हैं और पेंटर हैं, बहुत उनके हवाले हैं। फैज़ साहब की सबसे बड़ी साहबजादी हैं और की अकाल बरदार। उनकी पहचान ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती के हवाले से दोनों मुल्कों में जो एंटागनिज्म पाया जाता है उसको दूर करने के लिए, पीपल्स टू पीपल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी बड़ी खिदमत है। और NCA में पढ़ाती रही हैं, आजकल बीकन पोस्ट यूनिवर्सिटी में तदरीस से वाबस्ता है। मैं दावत देता हूँ सलीमा हाशमी साहबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। खातिन हज़रात, मैं फैज़ कल्चरल फाउंडेशन की इंतज़ामिया का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे तौक़ीर बख्शी। फैज़ साहब की शख्सियत, उनकी फ़िक्र और शायरी के साथ इश्क़बाज़ी मेरा मनपसंद काम रहा है। खाही इसको काम समझिए, खाही इश्क समझिए या महज मशगला, जो काम का काम किया है वो यही है। ये कहना बेजाना होगा कि फैज़ साहब एक हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक थे। कुछ लोगों को फैज़ साहब की शख्सियत पसंद है, कुछ को उनकी बातें अच्छी लगती हैं, कुछ को उनकी शायरी पसंद है, और कुछ लोग मेरे जैसे बिला वजह फैज़ साहब से इश्क करते हैं। ये सवाल बार बार ज़हन में उभरता है कि उन्हें क्यों पसंद किया जाए। मेरे ख्याल में हमारे इर्द गिर्द जो कुछ होता रहा, अच्छा बुरा, फैज़ साहब के साथ भी वही हुआ, लेकिन वो इसके बारे में लिखते रहे और वो एहसासात और जज्बात जिनका इब्लाग और फहम हमारे लिए नामुमकिन अमल था, उसको लफ्ज़ देते रहे और उस जज्बे का इजहार होता रहा, उसका चर्चा होता रहा। फैज़ साहब की शायरी पढ़ते हुए ये शिद्दत से एहसास होता है कि ये हमारी ही बातें कर रहे हैं। फैज़ साहब हमें अपना समझते थे, बहुत ज़्यादा अपना समझते थे, और शायद इसीलिए हम हमेशा उनको अपना ही समझे। उन्होंने लिखा था कि बेसिकली देयर इज ओनली वन वैल्यू, ह्यूमनिज्म। ऑल अदर वैल्यूज, लव ऑफ पीस, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, compassion, alleviation of human suffering. He writes to my mother, Alice, on the 5th June, 1947. He writes to her, the Muslims have got their Pakistan. The Hindus and Sikhs, their divided Punjab and Bengal. But I have yet to meet a person, Muslim, Hindu or Sikh, who feels enthusiastic about the future. I can't think of any country whose people felt so miserable on the eve of freedom and liberation. Both morally and politically, the British could not have hoped for a greater triumph. He writes to her when he'd arrived back from Srinagar, darling, arrived here safely the day before yesterday.
For once, safety has some meaning. For if I had been a Hindu or a Sikh, I would never have got beyond halfway. The situation in the West, however, bears no comparison to what has happened and is happening in the East. It is difficult to see a path or light in this gloom, but one has to maintain one's reason and one's courage, and that I shall certainly maintain. फैज साहब के घर में चोरी हो गई। मुझे इस तरह पता चला कि मैं शाम को जब उनके घर पहुंचा अगले दिन, तो मामा और फैज साहब में बहुत गर्म बहस जो थी वो जारी थी कि मामा ये कह रही थी कि घर में एक पिस्तौल होनी चाहिए, ये चोर आ गया और चोरी की है। भला फैज साहब के घर से क्या मिलता उसको। फैज साहब कहते हैं देखो हमारे पास जब हम फौज में थे तो एक पिस्टल हमारे पास होती थी, वो भी हमने किसी को दे दी। मेरे ख्याल में असला कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको घर में रखा जाए। तो इसमें बहुत बहस हुई और फैज साहब की आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि वो जो भी आप कहें वो मान जाते थे। नहीं, मेरे ख्याल में फैज साहब वॉज अ नो नॉनसेंस मैन एंड व्हेन ही वाज फर्म अबाउट समथिंग तो लिहाजा वो मामा की जो दरख्वास्त थी कि एक पिस्तौल घर में होनी चाहिए वो ना मानी गई। उन दिनों हम अकड़ वकड़ का प्रोग्राम करते थे और शाम को सब जो है 156 जी पे जमा होते थे और शाम की चाय पीने कभी कभी मामा आ जाया करती थी। वो चाय पीती थी, साथ एक दो कुकीज़ खाती थी। और जब वो वापस जा रही थी तो मैंने देखा कि उनके हाथ में यासिर हाशमी की प्लास्टिक की पिस्तौल है। तो मैंने कहा मामा ये आप क्यों लेके जा रही है? कहती है मैं तकिए के नीचे रखूँगी, मुझे ज़रा वो होगा, तसल्ली होगी। जतन भाई का एक किस्सा है। When Mama was in Shimla, this was way back before 47. Abu was in Delhi. He wrote this letter to her. He said, I had a rather nice surprise the day I arrived when a parcel insured for 200 rupees suddenly turned up on my table, bearing some Bombay address. Inside was an expensive-looking watch and a letter from Miss Jaddan Bai, the film star who wanted a poem of mine for her film, saying that she wanted only 3 lines from a ghazal, and as she dare not offer money, the verses being invaluable, of course, and I kindly accept the present. There was nothing for it but to accept the present, but I wish she'd made it money. एक दिन मैंने उनसे कहा कि फैज साहब आपने गवर्नमेंट कॉलेज से एमए किया? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा सर मैंने भी वहीं से एमए किया। कहते अच्छा। तो मैंने कहा कि आपकी जो लिटरेचर की क्लास थी वो सर फजले हुसैन थिएटर में होती थी? तो उन्होंने कहा हाँ वहीं होती थी। मैंने कहा जी मेरी लिटरेचर की क्लास भी वहीं होती थी। कहते भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा जी 16 जमातें आपने पढ़ी, 16 जमातें मैंने पढ़ी, आप फैज साहब हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब ये जबकि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप जैसी है। कहते भाई हमारे उस्ताद पतरस बुखारी थे, तुम्हारे शुएब हाशमी हैं। 60s में शुएब और हम लंदन में थे। अब्बा का आना जाना रहता था। एक मरतबा पैगाम आया कि वो आ रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी एक अंग्रेज़ दोस्त जो एक बहुत फायर ब्रांड मेंबर थी लेबर पार्टी की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वो उन्हें ले जाएंगी और खाना खिलाने अपने घर और फिर हमारे यहाँ ले आएंगी। जहाज़ के हीथ्रो पहुँचने की थोड़ी देर बाद हमने देखा कि अब्बा उन खातून के साथ चले आ रहे हैं हमारी तरफ। तो खैर हैरान तो हुई मैं, जल्दी मैंने दाल रोटी कुछ पकाई और खिला दी। बाद में जब वो खातून चली गई तो मैंने कहा अब्बू आप तो उनके साथ कहीं दावत में जा रहे थे, तो क्या हुआ? तो वो ज़रा थोड़े से हल्के फुल्के गुलाबी हो गए और कहने लगे कि भाई एयरपोर्ट से आते हुए उस खातून ने इजहार इश्क कर दिया, तो हमें तो और कुछ नहीं सूझा, तो मैंने उनसे कहा कि चले हम आपको अपने बच्चों से मिलाते हैं। आज तक भी
بھی جب بھی ان سے کچھ پوچھا تو وہ ہمیشہ کہ آپ کیا کرنا چاہتے تھے یا کیا کیا، تو یہی کہا کہ کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، اور پھر آخر تنگ آ کر دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. بٹ آئی سپوز his last great love affair was with Palestine. Your Excellency, I have to, what he wrote about Palestine in Urdu. پھر برق فروزہ ہے سرے وادی سینا، پھر رنگ پہ ہے شعلۂ رخسار حقیقت، پیغام اجل، دعوت دیدار حقیقت. اے دیدہ بینا، اب وقت ہے دیدار کا، دم ہے کہ نہیں ہے؟ اب قاتل جاں چارہ گرے کلفت غم ہے، گلزار ارم پر تو صحرائے عدم ہے. پندار جنو حوصلہ راہ عدم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر برق فروزہ ہے سرے وادی سینا، اے دیدہ بینا، پھر دل کو مصفہ کرو، اس لوح پہ شاید مابین من و تو نیا پیما کوئی اترے. اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے، تائید ستم مصلحت مفتی دین ہے. امریکہ کی طرف ریفرنس، مفتی دین تو وہی. تائید ستم مصلحت مفتی دین ہے، اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی. نئی شام ابھی شام نہیں ہوئی ہے. یہ انہوں نے نئے سال کی شام جیل سے لکھا. صرف نصف صبح گزری ہے، چند گھنٹے اور باقی ہیں، اور پھر یہ برس بھی ہمارے گرد آلود دیروز میں مل کر خاک ہو جائے گا. شاید اسی وجہ سے اس دن کے لیے کوئی جذبہ دل میں محسوس نہیں ہوتا، نہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ وقت میں یہ دن کوئی اہم سنگ میل ہے. یہ دن ویسا ہی ہے جیسے جیل خانے کے باقی دن ہیں، جس سے صرف اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ پیمانہ عمر میں بے رونقی کی میں ایک درجہ اور نیچے اتر آئی ہے. جب سائے ڈھلنے لگیں گے تو شاید یہ تاثر بدل جائے اور اس دن کی کچھ اس طرح سے شناخت ہو سکے کہ یہ آخری درد کے آخری سال کا آخری دن ہے. آخری درد اس لیے کہ ہر خوشی کی طرح ہر درد بھی اپنی جگہ آخری ہوتا ہے. جو گزر جائے تو کبھی پلٹ کر نہیں آتا. پھر یہ درد صرف یاد میں واپس آ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر درد کی یاد سے کچھ محسوس ہو، جیسے یہ ضروری نہیں کہ جو بھی خوشی یاد کی جائے اس سے راحت پہنچے. اور پھر دل اس یقین سے خرسند ہوگا کہ کل بیدار ہوں گے تو ایک نئے سال کا نیا دن طلوع ہو چکا ہوگا، جس سال کے دوران میں امید ہے کہ زندگی کی جد و جہد کی جانب اور دل و دماغ کسی بامقصد عمل کی طرف رجوع کر سکیں گے. تو آؤ دعا کریں کہ یہ نیا سال اور اس کے بعد آنے والا ہر سال ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے امن و مسرت کا پیغام لائے، اور عہد ماضی کا بھی شکر ادا کریں ان سب نعمتوں کے لیے جو ہمارے حصے میں آئیں، اور جو کچھ چھن گیا یا جس سے محروم رہے اسے درگزر کریں، اس لیے کہ یہ درد و محرومی برداشت کرنے کی سکت بھی ہمیں میسر تھی. کیا میں کسی پادری صاحب کی کسی گفتگو کر رہا ہوں؟ لیکن اس دن کچھ دیندار اور کچھ جذباتی محسوس کرنا تو قدرتی بات. تو میں آپ کو طرز ایک نئی جو آج کل کے حالات پہ ہی وہ ہوتا ہے اور جی کہیں لگتا ہی نہیں.
تو جستجو ہی سہی نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی نہیں نگاہ میں منزل نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی سہی نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی نہیں نگاہ میں منزل دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی سہی نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی نہیں نگاہ میں منزل. بہت بہت شکریہ ارشد محمود. ناظرین بہت ساری تالیاں ارشد محمود اور سلیمہ ہاشمی صاحبہ کے لیے.